हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो हमारा एक ये चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, प्राइस लेवल अकाउंटिंग जिसे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोलते हैं, और हमारा सोशल अकाउंटिंग। ये तो 3 चैप्टर्स हैं। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये तीनों ही चैप्टर करवाऊंगी। सो आज हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन की इंट्रो में आपने लिखना है, इट इज़ नोन फैक्ट दैट द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड करेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग इट। कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंसान काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ही बड़ा एसेट कहा गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जो सक्सेस और फेलियर है ना किसी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है स्किल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन स्पाइट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। मतलब डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ पे कि वो उनके स्किल्स कैसे हैं। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कम्स इन 1960। जो कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, वो आया था 1960s में। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बी ऑपरेशनली इफेक्टिव। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बिना हमारे जो अदर रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मशीन पड़ी है, अगर मशीन को चलाने वाले एम्प्लॉयज़ ही अच्छे नहीं हैं, उन्हें आती ही नहीं मशीन चलानी, तो क्या फ़ायदा हमारे फिजिकल रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें मैन आता है, हमारी लेबर वगैरह होगी। फिजिकल रिसोर्सेज में आता है हमारा मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा एक मीनिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि किसी भी कि लोगों की क्या कॉस्ट है, क्या वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्सेज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एसेट एंड डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एसेट। जो ह्यूमन एसेट है या ह्यूमन रिसोर्सेज, उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है फिजिकल रिसोर्सेज से। फिजिकल रिसोर्सेज डू नॉट हैव फीलिंग्स एंड इमोशन लाइक ह्यूमन बींग। जो हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं उनके पास इमोशंस नहीं होते जैसे कि एक ह्यूमन बींग के पास होते हैं। ठीक है, फिजिकल एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड। जो फिजिकल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है। बट जो हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होते बल्कि एप्रिशिएट ही होते हैं। मतलब वो टाइम के साथ नई नई चीज़ों को सीखते हैं। जो हमारे ह्यूमन सोर्सेज होते हैं, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह टाइमली हर चीज़ को सीखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है वो और एडवांस हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट, सेलेक्ट, हायर, ट्रेन एंड डेवलप एम्प्लॉय एंड जज देयर इकोनॉमिक वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ये चीज़ देखते हैं उन्हें रिक्रूट करने में, सिलेक्ट करने में, हायर करने में, उन्हें ट्रेनिंग देने में, डेवलप करने में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कॉस्ट आई है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन मतलब इंसान, रिसोर्सेज मतलब वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्स बन गए हैं। उनकी अकाउंटिंग करना मतलब देखना कि हम उन्हें कितना पे वगैरह करते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हर चीज़ को मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उस डाटा को हम आगे कम्युनिकेट करते हैं जो पार्टीज़ क्या होती हैं, इंटरेस्टेड होते हैं ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। जो हमारे इसके फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन किसकी करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की। रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनकी हम वैल्यूएशन जो हमने की है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम डिस्क्लोजर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद क्या नीड है हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने की, इससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को बना सकते हैं, प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं कि कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट कि हमारी हर चीज़ अच्छे से हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हम अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अच्छी होगी, मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं, मेकिंग अ चॉइस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन असेसमेंट में हम कितनी और इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू हेल्प इन डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन सोर्सेज। इससे हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि जो हमने अपने ह्यूमन सोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट की है, मतलब उन्हें ट्रेन करने में, रिक्रूट करने में जो भी पैसा लगाया है, कि उससे हमें क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है, कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है,
टू नो वेदर द HR प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट, देखना कि जो ह्यूमन सोर्सेज हैं अच्छे से यूटिलाइज हो भी रहे हैं कि नहीं। एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, ह्यूमन सोर्स की रिगार्डिंग, उस कम्युनिकेट करना उसकी वर्थ, उसकी रियल वर्थ क्या है कंपनी के लिए। टू फर्निश कॉस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ HR, कि मतलब कॉस्ट निकालना ह्यूमन सोर्सेज की, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस, कैलकुलेशन करना कॉस्ट का, लेबर टर्नओवर, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ह्यूमैनिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंट्रोल, हेल्पफुल है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, सोशल पर्पस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी कर लेते हैं, कई बार लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग की लिमिटेशंस बताओ। डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड्स होते हैं, मैं आगे आपको मेथड्स भी करवाऊंगी कि हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग की। ये क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन अदर एसेट एंड HR। जो हमारे अदर एसेट्स है, फिजिकल रिसोर्सेज, और इनमें क्या है डिफरेंस होता है। इनको क्या है, ये रिकोगनाइज नहीं होते टैक्स लॉ के द्वारा। मतलब हम अपने ह्यूमन सोर्सेज पे कुछ खर्चा भी कर दें तो भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे हमें फिजिकल एसेट्स पे जैसे डेप्रिसिएशन का थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है टैक्स पर्पज से, ठीक है। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसमें कई बार ऑब्जेक्टिविटी का भी लैक हो जाता है। नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं होती हैं। हाउ टू अमोटाइज, इनको हम अमोटाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनसर्टन लाइफ ऑफ ह्यूमन सोर्स, हमें नहीं पता कि जो हमने ह्यूमन सोर्स रखे हैं आज हमारे पास हैं, कल क्या होगा, कल को अगर उनका मूड चेंज होगा कहीं और वो शिफ्ट हो गए या कैसे। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ HRA, ये आपको अच्छे से करने हैं ये सारे ही मेथड्स, क्योंकि जो ये हमारे मेथड्स हैं ना मोस्टली यही पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर में इंट्रोडक्शन लिखोगे जो मैंने आपको कराई, फिर ये सारा कुछ, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह, फीचर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ मेथड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ है कॉस्ट जो हम कॉस्ट में मेज़र करते हैं और कुछ है जो हम वैल्यू में मेज़र करते हैं, ठीक है। आप ऐसा थोड़ा चार्ट बना देना, इससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ टीचर के लिए ईजिली हो जाता है इसे पढ़ना, ओके। फर्स्ट है हमारा, पहले हम कॉस्ट वाले मेथड्स करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटी, स्टैंडर्ड। हिस्टोरिकल, अब ये चीज़ है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। देखिए इस कॉस्ट को किसने दिया है, ब्रूमट ने, फ्लैमहोल्स ने, पाइल ने। इसमें ना आपको सिर्फ हिस्टोरिकल मेथड का नाम और वो किसने दिया है और कब दिया है, बस ये चीज़ रखनी है। बाकी मैं डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से समझा दूंगी, आप चाहे पेपर में ऐसे ही डायग्राम्स बना के आना, आपको 100% इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट इनकर हुई है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर ऑन एक्विजिशन कॉस्ट, लर्निंग कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है, किसी रिसोर्स को, ह्यूमन सोर्स को एक्वायर करने में, पहले रिक्रूटमेंट की फिर सिलेक्शन की। लर्निंग कॉस्ट मतलब उन्हें सिखाने की, ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की। इनको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ HR, मतलब जब तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्लेस करना। इसको किसने दिया, रेंसिस लिकट ने, ठीक है। This method was developed by Rensis Licker. The cost of replacing employees used as the measure of company's HR. एक इंसान को रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या होती है, दूसरे की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए था, उसकी रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे 10 लाख खर्चा आया, हमने ए को निकाल दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया बी से। बी की खर्चा कितना आया, रिप्लेसमेंट पे, रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट में 15 लाख। तो जो मिस्टर बी को हम लाए हैं ए की जगह 15 लाख आया है करंटली खर्चा, तो ये 15 लाख क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है, दिस अप्रोच सजेस्टेड बाय हैकीमैन एंड जॉन्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच किसने दिया, हैकीमैन और जॉन्स ने। इसने कहा है कि अगर आपको एक जगह से निकालने पे अगर आपका कोई दूसरा काम उसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो मतलब हाँ आप बेनिफिशियल हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है, उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट में मिस्टर ए था, उन्हें निकाल दिया। आर्ट्स में अगर उन्हें दोबारा हम जॉब दें तो उन्हें 2 लाख मिलेंगे, मेडिकल में 20,000, नॉन मेडिकल में 20,000। मतलब उनकी बिडिंग हो रही है, मतलब बोली लगाई जा रही है कि मिस्टर ए हमारे डिपार्टमेंट में आ जाइए आप, ठीक है। तो मिस्टर ए के लिए बेनिफिशियल कौन सा है, आर्ट्स डिपार्टमेंट, जिसमें उन्हें 2 लाख सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर आपका अल्टरनेटिव यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन में उस ह्यूमन रिसोर्स का तो आपकी वैल्यू है, नहीं तो नहीं। नो अल्टरनेटिव यूज़ हिज नो वैल्यू, अगर अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको डेविड वाटसन ने दिया है, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में कर देते हैं डिवाइड, उनकी हिरार्कियल पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देते हैं, फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को। अगर कोई वेरिएंस आता है तो उसके हम रीजंस फाइंड करते हैं, अगर कोई वेरिएंस नहीं होता तो बहुत अच्छा है, अगर उसके वेरिएंस होते हैं तो हम रीज़न फाइंड करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे वैल्यू मेथड। ये तो आपको ना ऐसे ही मैं आपको समझा देती हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप
पेपर में कर देना। लेवेन शिवास मॉडल, इट इज़ डेवलप्ड बाय लेवेन शिवास इन 1971, ये इसका फॉर्मूला है। इस अकॉर्डिंग के ये है कि आपने जब तक एक सर्विस पीरियड काम किया है उतनी आपकी सैलरी है, इसमें हम सर्विस पीरियड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए कि मिस्टर ए है, 25 ईयर के थे वो, उनका सर्विस पीरियड 35 ईयर है, 60 ईयर इतनी उनकी सैलरी, ये उनकी वैल्यू आ गई। पर इस मॉडल की आगे, इस मॉडल में लिमिटेशन ये थी कि एक इंसान 35 साल तक सिर्फ एक ही उस पर रहेगा, एक ही जॉब पे रहेगा, क्या उसकी प्रमोशन नहीं होगी, इसलिए फ्लैम होल्स आया। फ्लैम होल्स में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल 25 के थे, 15 ईयर वो क्लर्क रहे, फिर 15 ईयर पीयू रहे, फिर मैनेजर बने, ये उनकी सैलरी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे उनकी क्या आ गई, एचआर वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद है मोर्स नेट बेनिफिट मॉडल, कि मतलब ये किसने दिया था आपको, मोर्स ने दिया था 1973 में। इसमें ईयर्स हैं। ये मॉडल क्या कहता है कि जो आपको ह्यूमन सोर्स है वो जितना बेनिफिट दे रहा है और जितनी उसकी कॉस्ट है माइनस करके उसका क्या निकालो, नेट बेनिफिट, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, वही आपकी वैल्यू ऑफ एचआर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, फर्स्ट ईयर उन्होंने 20 लाख, तब उन पर 2 लाख खर्चा है, तो 18 लाख नेट। ये देखिए मैंने एग्जाम्पल से सारा समझाया है। ठीक है, इतना इतना खर्चा आया, फिर नेट बेनिफिट आ गया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। फिर उसके बाद है ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मेथड, इसको दिया था गाइल्स और रॉबिसन ने 1972 में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, वैल्यूएशन ह्यूमन सोर्सेज की फिजिकल एसेट्स की तरह करते हैं, ऑन गोइंग कंसेप्ट। ठीक है, अनपरचेज गुडविल मेथड किसने दिया था, हरमिनसन इन 1964। इसमें क्या करते हैं हम कि जो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिख देना, और बस इसमें एक अजम्पशन होती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 ईयर के लिए देखी जाती है डिस्काउंटिंग करके। ठीक है, जग्गी एंड लव मॉडल में क्या करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं एक्सपेक्टेड एंड प्रमोशन चांसेस की क्या हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू देखते हैं। ग्रुप बेसिस पर उनकी वैल्यूएशन करते हैं, जो वर्किंग करते हैं सेम डिपार्टमेंट में, जिनकी ज़्यादा सेम ओवर टाइम। ठीक है, मैंने आपको ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग का आज चैप्टर करवाया है। इसके मैंने कॉस्ट वाले मेथड्स भी करवा दिए, वैल्यू वाले भी मैंने करवा दिए एग्जांपल्स के साथ, बहुत इजी है। आप एग्ज़ाम में से ऐसे ही करना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे सारी इंट्रो वगैरह लिख के। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।